हम लोग आज क्लास 10th भूगोल का जो लास्ट अध्याय 7वां पढ़ रहे हैं, ठीक ना। भारतीय अर्थव्यवस्था में 1 मिनट अभी हम आपको बता रहे हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। जो वीडियो 21 भाग था। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 22, ठीक ना। इसमें क्या हम लास्ट में पढ़ाए थे, हम इसको आपको बता दे रहे हैं। इसमें लास्ट में हम लोग पढ़े थे पाइपलाइन परिवहन साधन, उसके बाद से रेल परिवहन साधन, ठीक ना। इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक ना। उसके आगे हमें पढ़ना है जल परिवहन साधन के बारे में। किसके बारे में? जल परिवहन साधन के बारे में। ये ऑनलाइन वीडियो का 22 भाग है, ठीक ना। तो हम देखेंगे जल परिवहन संसाधन के बारे में, जल परिवहन के बारे में। भारत के लोग प्राचीन काल से समुद्री यात्राएं करते रहे हैं। इसके नाविकों ने दूर तथा पास के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति और व्यापार को फैलाया है। मतलब जो हमारे देश में जो जल परिवहन है वो प्राचीन समय से ही समुद्री यात्राएं होती चली आ रही हैं, ठीक ना। और जो हमारे देश के नाविक हैं, ठीक ना, वो दूर तथा पास के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति और व्यापार को उन्होंने क्या किया है? फैलाया है उस परिवहन साधन के द्वारा। किनके द्वारा? जल परिवहन संसाधन के द्वारा। जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन है, मतलब जल जो परिवहन है वो सबसे सस्ता साधन। जैसे मान लीजिए अभी हम आपको पढ़ाए होंगे स्थल परिवहन संसाधन, वायु परिवहन साधन, ठीक ना, रेल, इन सब के यदि देखा जाए तो इनमें सबसे सस्ता कोई है तो वह है जल परिवहन संसाधन, ठीक ना। जल परिवहन सबसे सस्ता क्या है? साधन है, ठीक ना। दिया है भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जल मार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है। मतलब स्थलीय जो दिया गया हमारे देश में जो नौ संचालन मतलब जो नावें चलाई जाती हैं, जलमार्ग हैं, उनकी जो टोटल जो लंबाई है वो 14,500 किलोमीटर लंबा है, ठीक ना। दिया है निम्न जल मार्गों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया। मतलब कुछ ऐसे हमारे जो जल मार्ग हैं जो भारत सरकार द्वारा उन्हें, ठीक ना, राष्ट्रीय जल मार्ग के रूप में उनको घोषित कर दिया गया। जिसमें पहला है जल मार्ग संख्या 1, हल्दिया से प्रयाग इलाहाबाद के मध्य गंगा जल मार्ग, जो 1620 किलोमीटर लंबा है। यह सबसे लंबा जल मार्ग है। एक बार हम आपको मैप में भी दिखाते चल रहे हैं, क्योंकि आपको मैथ में भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये हल्दिया दिखाई दे रहा है आपको, ठीक ना, और यहाँ इलाहाबाद है। तो इस तरह ये गंगा नदी जो आती है, ठीक ना, ऐसे करके, तो इसी के द्वारा ये यहाँ पर एक तरह से जल मार्ग है, ठीक ना, जिसका उपयोग किया जाता है, ठीक ना। आगे देखिए दूसरा है जल मार्ग संख्या 2, सदिया और धुबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जल मार्ग है। ब्रह्मपुत्र नदी जो सीधे कैसे मिलती है गंगा नदी में, तो उसका ये जल मार्ग जो दो माना जाता है। जल मार्ग संख्या 2 जो 891 किलोमीटर लंबा है, जो ब्रह्मपुत्र नदी जल मार्ग के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ठीक ना। देखिए दूसरा है जलमार्ग संख्या 2, सदिया दिया है। सदिया और धुबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग है, ठीक ना। जो ब्रह्मपुत्र जो नदी है और सदिया और धुबरी करके उनके बीच की जो दूरी है 891 किलोमीटर लंबा है। जो ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसी जलमार्ग में बनाया गया है, तो ये जलमार्ग संख्या 2 है। जलमार्ग संख्या 3 देखिए केरल के पश्चिमी तट पर नहर जिसकी लंबाई 205 किलोमीटर तक है। मतलब केरल का जो पश्चिमी जो हमारा तट है, ठीक ना, वहाँ एक नहर का निर्माण किया गया है। वो भी एक जल मार्ग है, राष्ट्रीय जल मार्ग है, ठीक ना, जिसकी लंबाई 205 किलोमीटर तक है। चौथा हमारा जो है वह है काकीनाडा और पांडुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी कृष्णा नदी का विशेष विस्तार। इसकी लंबाई 1078 किलोमीटर है, ठीक ना। कितना है? 1078 किलोमीटर। तो ये हमारा चौथा है जो काकीनाडा और पांडेचेरी नहर स्ट्रेच के साथ साथ जो हमारी गोदावरी और कृष्णा नदी हैं उनके विशेष विस्तार हुआ है, जिसकी लंबाई 1078 किलोमीटर है, ठीक ना। आगे देखेंगे हम लोग
प्रमुख समुद्री पतन मतलब बंदरगाह, जो भी हमारे देश में जो प्रमुख जो बंदरगाह है इनके बारे में हमें जानना है। भारत की 7,516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा के साथ 12 बड़े तथा 200 मध्यम और छोटे बंदरगाह है। मतलब हमारे देश में 12 जो बंदरगाह हैं वो बड़े हैं और करीबन 200 जो बंदरगाह मध्यम और छोटे आकार के हैं। ये बंदरगाह पतन देश का 95% विदेशी व्यापार संचालित करता है। मतलब हमारे देश के जो प्रमुख बंदरगाह हैं, ठीक है ना, उनसे हमारे देश का 95% जो विदेशी व्यापार है उनका संचालन किया जाता है, उन्हें संचालित किया जाता है, ठीक ना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कच्छ में कांडला पतन पहले पतन के रूप में विकसित किया गया। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं हम मैप में, ठीक है। ये देखिए ये भाग हमारा है, यहाँ देखिए कांडला, ये पाकिस्तान वाला भाग है, ठीक ना। तो यहाँ हमारा भारत का स्वतंत्रता के बाद भारत का एक बंदरगाह विकसित किया गया, जिसका क्या नाम था, कांडला बंदरगाह, ठीक ना। उसके आगे देखिए हम लोग देखेंगे मुंबई बृहत्तम पतन है। मतलब सबसे बड़ा भारत में यदि कोई पतन है या बंदरगाह है तो मुंबई बंदरगाह है, जिसके प्राकृतिक खुले विस्तृत का सुचारू तो पाश्रय है। मतलब वहाँ पर एक तरह से जल जो भी हमारे बंदरगाह के रूप में विकसित है वो प्राकृतिक रूप से खुला हुआ बंदरगाह है, ठीक ना। दिया है अगला, लॉ एस के निर्यात के संदर्भ में दिया है मार्मा गोवा पतन, गोवा देश का महत्वपूर्ण पतन है, ठीक ना। मतलब अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ मैप में देखते रहिए आप लोग। देखिए ये हमारा कांडला हो गया, ये मुंबई जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, और ये गोवा में है, मार्गो गोवा के नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत बड़ा एक पतन है, महत्वपूर्ण पतन है, ठीक ना। उसके बाद से हम कर्नाटक में आ जाए, न्यू मंगलोर करके है, जो ये भी हमारे देश के लिए पश्चिमी तट पर महत्वपूर्ण एक पतन है। उसके बाद से देखिए यहाँ कोचिंग, कभी कभी पूछता है मैप में कि भारत के पश्चिमी तट पर किन्हीं 2 बंदरगाहों या 3 बंदरगाहों के नाम बताइए, ठीक ना। तो ये हमारा जो पश्चिमी तट है, आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ये कौन सा है, पश्चिमी तट है। तो इन पे जो भी देखिए, एक मुंबई, एक दिया है मार्मा गोवा है, न्यू मंगलोर है और कोची है, ठीक ना। तो आप इन्हें भूलिएगा नहीं, ये हमारे महत्वपूर्ण क्या है, बंदरगाह है। दिया है लॉ एस के निर्यात के संदर्भ में मारू गोवा पतन देश का महत्व, मतलब इस जो मा गोवा है वहाँ से लॉ एस के बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता है, ठीक ना। कर्नाटक में स्थित न्यू मंगलोर पतन कुद्रेमुख खानों से निकले लॉ एस का निर्यात करता है। मतलब कुद्रेमुख, आप खानों के बारे में पढ़े होंगे, जो लॉ एस की खानें होती हैं, वहाँ से उसे निकाल कर, ठीक ना, और इसका न्यू मंगलोर जो है उसका निर्यात कर दिया जाता है। सुदूर दक्षिण पश्चिम में कोचिंग पतन है, कौन सी पतन है, कोचिंग, दक्षिण पश्चिम में भी हमने आपको दिखाया कोचिंग, देख रहे हैं ना, ये हमारा पतन है, ठीक ना। ये भी एक महत्वपूर्ण पतन है, सबसे लास्ट की तरह से माना जाता है। दिया है पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिण पूर्व छोर पर तूतीकोरन पतन है। अब देखिए सबसे लास्ट जो हमारा ये तमिलनाडु राज्य है, और यहाँ आप देखिए तूतीकोरिन लिखा होगा, तूतीकोरिन पतन है, चेन्नई का, ये भी बहुत बड़ा एक पतन है, ठीक ना। उसके बाद एक चेन्नई खुद एक पतन है। चेन्नई पतन हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पतन है, इसका मुंबई के बाद दूसरा स्थान आता है। मतलब बड़ा के आकार में देखा गया है तो मुंबई के बाद दूसरा स्थान आता है चेन्नई पतन का। ये हमारे देश का सबसे प्राचीनतम एक पतन है, इसका भी जो दिया है मुंबई के बाद इसका दूसरा स्थान आता है। उसके बाद से आता है विशाखापट्टनम पतन, स्थल से घिरा गहरा और सुरक्षित पतन है। आप देखिए यहाँ पर ये हमारा दिख रहा है ना, विशाखापट्टनम, ठीक ना। तो ये भी एक बहुत गहरा और खुले रूप से चारों ओर से घिरा हुआ है स्थल से, देख रहे हैं ना, यही है। तो इस तरह एक महत्वपूर्ण ये भी पतन है, ये आंध्र प्रदेश में आता है। उसका उड़ीसा में स्थित पारादीप पतन विशेषतः लॉ एस का निर्यात करता है। ये देखिए ये हमारा उड़ीसा राज्य है, यहाँ पर पारादीप पतन है, ठीक ना। यहाँ पर बड़ी मात्रा में यहाँ से लॉ एस का निर्यात किया जाता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा पूर्वी तट है। तो पूर्वी तट में तूतीकोरिन हो गया, चेन्नई हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, पारादीप हो गया, एक हल्दिया और एक कोलकाता बंदरगाह हमारे आते हैं। कोलकाता एक अंतःस्थलीय नदी
पतन है। जो आप सुने होंगे कि गंगा ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन भाग है उसी पर इसका निर्माण हुआ है, ठीक ना। कोलकाता एक अंतःस्थलीय नदी पतन है। कोलकाता पतन पर बढ़ते व्यापार को कम करने के हेतु हल्दिया सहायक पतन के रूप में विकसित किया गया है, ठीक ना। मतलब जो हल्दिया जो बंदरगाह है, आप नाम सुने होंगे, जैसे कोलकाता जो पतन बहुत भीड़ भाड़ रहता है, तो उस व्यापार को, वहाँ से भीड़ भाड़ को कम करने के लिए उन्होंने एक कोलकाता में ही हल्दिया नामक एक दूसरा पतन का निर्माण किया, जिसके विकास के द्वारा कोलकाता पतन का जो वो क्या बोलते थे, जो भार था वो क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया, ठीक ना। ठीक, उसके भार को यहाँ पर क्या किया गया, कम कर दिया गया, ठीक ना। तो ये हो गया। तो इस तरह ये हमारे जो महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं, एक बार आप भी मैप में देख लीजिए खूब बढ़िया ध्यान से। ये हमारा पूर्वी तट है, नहीं ये हमारा पश्चिमी तट है और ये हमारा पूर्वी तट है। तो पश्चिमी तट पर मुंबई, मार्गो गोवा, न्यू मंगलोर और कौन सा है, कोचिंग है। उसके बाद से देखिए दिया है। और पूर्वी तट पर ये तूतीकोरिन है, चेन्नई है, विशाखापट्टनम है, पारादीप है और हल्दिया है। तो ये आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ये महत्वपूर्ण हमारे क्या है, बंदरगाह है। अब देखेंगे वायु परिवहन के बारे में। किसके बारे में, वायु परिवहन, ठीक है ना। किसके बारे में देखेंगे, हमें वायु परिवहन के बारे में देखना है। आज वायु परिवहन तीव्रतम, आरामदायक और प्रतिष्ठित परिवहन साधन है। मतलब सबसे तीव्र गति का कोई साधन है तो वह है वायु परिवहन, ठीक ना। कौन सा है, वायु परिवहन। और ये आरामदायक होता है, प्रतिष्ठित साधन माना जाता है। इसके द्वारा अति दुर्गम स्थानों जैसे ऊंचे पर्वत, मरुस्थलों, घने जंगलों, लंबे समुद्री रास्तों का सुगमता से पार किया जा सकता है। किसके द्वारा, वायु परिवहन के द्वारा, ठीक ना। मतलब जो भी हमारे लंबी जो दूरियां होती हैं उनके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं तो वहाँ हम इस वायु परिवहन का प्रयोग करते हैं। मरुस्थलीय जंगल, घने जंगलों में जो लंबी समुद्री जो रास्ते हैं उनमें हम आसानी पर उसको पार करने के लिए वायु परिवहन संसाधन का उपयोग करते हैं। सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। मतलब जो वायु परिवहन है उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1853 में। एयर इंडिया घरेलू, ये हमारा विमान है और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं प्रदान करता है, ठीक ना। मतलब जो एयर इंडिया जो हमारा घरेलू अंतर्राष्ट्रीय मतलब दूसरे दूसरे देशों में उड़ान भरता है और विभिन्न तरह की सेवाएं हमें प्रदान करता है। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, ये उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में सेवाएं उपलब्ध कराता है। जैसे अभी हमने आपको बताया कि जो हमारा हेलीकॉप्टर होता है जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में वहाँ विभिन्न तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराता है, ठीक है। उसके साथ साथ एक तरह से देखा जाता है कि मान लीजिए कभी जिन क्षेत्रों में बाढ़ आ जाता है तो वहाँ हेलीकॉप्टर के द्वारा वहाँ राहत सामग्री भी क्या की जाती है, उपलब्ध कराई जाती है। तो इस तरह ये हमारा वायु परिवहन यहाँ पर क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब हम देखेंगे संचार सेवाएं। जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ है उसने विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया। मतलब जब से पृथ्वी पर एक तरह से देखा गया, जब से मानव यहाँ उपस्थित हुआ है तो विभिन्न तरह के वो संचार साधनों का उपयोग करता चला है। लेकिन जो आधुनिक समय में बदलाव की गति तीव्र है। मतलब पहले की अपेक्षा इस समय आधुनिक समय विभिन्न तरह के नए नए संचार साधनों का उपयोग किया जा रहा है। निजी संचार, जनसंचार, दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र, समूह प्रेस तथा सिनेमा आदि देश के प्रमुख संचार साधन हैं। मतलब इस तरह के हमारे संसाधन हैं जिनका हम उपयोग करते हैं और विभिन्न तरह के समाचार या जो भी कुछ चीज़ें प्राप्त कर लेते हैं। उसमें पहला एक निजी संचार, यह दो लोगों के बीच संदेश हस्तांतरण या प्रेरक की प्रक्रिया है। मतलब दो लोगों के बीच में ही सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। मोबाइल फोन, डाक पत्र व्यक्तिगत संचार के उदाहरण हैं। जैसे मान लीजिए हमें बात करना है, सूचना लेना है, ठीक ना, तो हम मोबाइल फ़ोन से या डाक पत्र के द्वारा व्यक्तिगत संचार प्राप्त कर सकते हैं। डाक संचार, भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का बृहत्तम तंत्र है। मतलब भारत में जो डाक व्यवस्था है वो विश्व के देशों में से सबसे बृहद है, बड़ा है। भारतीय डाक नेटवर्क संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत पोस्ट विभाग द्वारा संभाला जाता है। पोस्ट ऑफिस का नाम सुने होंगे, डाकघर, उनके द्वारा हम इसको संभाला जाता है और विभिन्न तरह की सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। डाक संचार को प्रथम और द्वितीय श्रेणी में बांटा गया है। कितने श्रेणी में, दो श्रेणी में। प्रथम है कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी
पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है। मतलब जैसे कार्ड के द्वारा लिफाफा में बंद करके चिट्ठी एक दूसरे को भेजी जाती है, तो उसको हम प्रथम श्रेणी में रखते हैं, ठीक ना। द्वितीय श्रेणी में रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार तथा मैगजीन द्वितीय श्रेणी की डाक में आते हैं, ठीक ना। तो इस तरह के ये द्वितीय श्रेणी में, जिसमें रजिस्टर्ड पैकेट रहता है, किताबें होती हैं, अखबार होता है, मैगजीन होता है, ठीक ना, ये द्वितीय श्रेणी की डाक श्रेणी में आते हैं, ठीक ना। अब देखेंगे हम लोग, लास्ट हमारा है जन संचार। यह मनोरंजन प्रदान करता है और विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में लोगों को भी जागरूकता पैदा करता है। मतलब जो जन संचार होता है, एक तो हमें मनोरंजन प्रदान करता है, उसके साथ साथ विभिन्न तरह के जो राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं उनके बारे में हमें सूचना प्रदान करता है और लोगों को जागरूक करने का भी काम करता है। इसमें मीडिया में रेडियो है, टेलीविज़न है, समाचार पत्र है, इंटरनेट है, पत्रिकाएं हैं, किताबें और फिल्म शामिल है, जहाँ बड़े पैमाने पर हमें लोगों को जन सूचनाएं क्या करती हैं, प्रदान करती है। तो इस तरह हमारा संचार सेवाएं भी क्या हो गई, समाप्त हो गई। अगले वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।